हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को बस स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो हम ऑलरेडी माइक्रो में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम माइक्रो में पढ़ चुके थे, बस हमने एक तरह से रिकॉल किया था उनको। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। जो आपका ये सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, वो क्या है, उसका मतलब क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है इन इकोनॉमिक्स। और एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको क्यों पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में, क्यों आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, इस पर गौर करो। ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ऐसा नहीं है आपने पहली बार सुना हो, पहले भी सुना होगा। तो अगर हम किसी भी साधारण इंसान से बोलें, उसको पूछें कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा कि जो भी हमारी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव हमारे पास जो डेटा है, उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और ऐसा नहीं है ये गलत डेफिनेशन है, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बिल्कुल सही बात है कि जो भी हमारा डेटा होता है ना, क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव डेटा, तो उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। पर वो जो हमारा डेटा आता है, अब देखो वो डेटा आया कहाँ से, कहीं ना कहीं से किसी ने कलेक्ट किया होगा। अब कलेक्ट आप ऐसे ही तो कर नहीं लोगे, उसके लिए आपको बहुत सारे मेथड्स चाहिए, बहुत सारी टेक्निक्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अगर उसको डेटा को कलेक्ट करना है तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उस डेटा को, वो जो डेटा है वो रॉ डेटा है, मतलब वो पूरी तरीके से क्लासिफाइड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो आप उसको क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे, अलग अलग उसके डिविजन्स करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। उसके लिए आपको अलग मेथड्स चाहिए, अलग टेक्निक्स चाहिए। फिर उसको जब ऑर्गेनाइज करोगे, उसको टेब्यूलर फॉर्म में करना है या किस फॉर्म में करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके लिए अलग आपको मेथड्स चाहिए, टेक्निक्स चाहिए। अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको प्रेजेंट करने के लिए भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स चाहिए, है ना। और अब जब हमने उसको प्रेजेंट भी कर दिया, तो प्रेजेंट करके करना क्या है, क्या करना है, हमको क्या करना है, उसको एक तरह से हमें उसको असेस करना है, एनालाइज करना है, उससे इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करना है, कंक्लूजन, कि भाई हमारा ये जो हम रिसर्च कर रहे थे इसका मोटो ये था, तो अच्छा हमने ये डेटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, क्लासीफाई किया, प्रेजेंट किया, उसके बाद हमने यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, एनालाइज करके ये इंटरप्रिटेशन निकाला। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे मेथड्स, हर चीज़ के लिए अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक्स चाहिए होगी। तो अब एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू मस्ट नो कि ये सारे मेथड्स, ये सारी टेक्निक्स क्या हैं, ये सब आपको लर्न करनी पड़ेंगे, ये सब आपको समझने पड़ेंगे। तो अगर हम सिर्फ एक साधारण इंसान से बोलें कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो ये बोल सकता है कि सारी जो क्वांटिटेटिव आपका डेटा है, उसके पूल को, उसके कलेक्शन को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। पर अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो अब आप सोचो, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपको उस सब्जेक्ट पे मास्टरी होनी चाहिए ना, आपको उस जो पूरा सब्जेक्ट है उसका मैटर पता होना चाहिए, आप उसके मैटर के एक्सपर्ट होने चाहिए। तो सिर्फ आप लोग ना ये नहीं बोल सकते हो कि ये पूरे एक डेटा का कलेक्शन है, आप लोगों को सारे टेक्निक्स पता होने चाहिए, सारे मेथड्स पता होने चाहिए कि हमें उस डेटा के साथ क्या क्या करना है, उसको कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एनालाइज करना है। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ये नहीं है कि आपका डेटा है उसका कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रॉड टर्म और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आज हम स्टैटिस्टिक्स को ना दो तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स के ना दो सेंस में डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है हमारा एक प्लूरल सेंस, दूसरा है हमारा सिंगुलर सेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस, प्लूरल और सिंगुलर आप सब लोगों को पता है। प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन, और सिंगुलर क्या होता है, एक ही चीज़, मतलब कोई भी एक वन, मतलब एक ही चीज़। ठीक है, और प्लूरल होता है मोर देन वन। तो स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले हम समझेंगे प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको कोई भी, पहले तो ये समझ लो कि सारा जो डेटा होता है ना, वो हर कोई डेटा आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता, सारा डेटा आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता, बल्कि सारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो ज़रूर डेटा हो सकता है। ठीक है, सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, पर सारा स्टैटिस्टिक्स आपका डेटा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं वो भी हम समझेंगे। तो अब देखो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम प्लूरल टर्म्स में, प्लूरल सेंस में समझें,
समझें तो क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन का जो एग्रीगेट होता है, उसका जो एक तरह से हम एग्रीगेट करके जब किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारा प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा। कैसे हो सकता है इकट्ठा? जैसे कि अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि मेरी जेब में क्या है 200 रुपये हैं। ठीक है, मेरी जेब में 200 रुपये हैं, तो ये क्या है, ये प्लूरल सेंस में नहीं होगा। यहीं अगर मैं बोलूँ कि मेरी फैमिली में हर किसी के पास एवरेज, हर किसी की जो मंथली एवरेज इनकम है, मेरी फैमिली में हर किसी की एवरेज जो मंथली इनकम है वो 200 रुपये है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, क्योंकि ये एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर मतलब समझ ही रहे हो, तो ये एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो ये सेंस होता है प्लूरल का और ये आपका सिंगुलर का। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं कि डेटा और स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क होता है। देखो यहाँ पे आपके मैं सामने कुछ स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ। सबसे पहला मैंने स्टेटमेंट बोला कि अ काउ हैज़ 2 ears 2 eyes and 4 legs। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, अ काउ हैज़ 2 ears 2 eyes and 4 legs, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्या है, ये डेटा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो इंडिया में जो 18+ गर्ल्स हैं, द 18+ गर्ल्स इन इंडिया हैव एवरेज हाइट ऑफ 5 feet इन कंपेरिजन टू नेपाल विच हैज़ एवरेज हाइट ऑफ 6 feet। ठीक है, मतलब इंडिया में जो 18+ गर्ल्स हैं ना, उनकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है 5 feet है, और नेपाल में अगर हम देखें 18+ गर्ल्स की एवरेज हाइट 6 feet है। तो जो पहला स्टेटमेंट था अ काउ हैज़ 2 ears 2 eyes 4 legs, ये भी डेटा था, और ये जो इंडिया नेपाल वाला था ये भी डेटा था। दोनों में से स्टैटिस्टिक्स कौन सा कहलाएगा? देखो, स्टैटिस्टिक्स वही कहलाएगा जिसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें, हमने कहीं से डेटा कलेक्ट किया हो, हम उसको इंटरप्रेट कर सकें, हम उसको एनालाइज कर सकें, उसके डेटा के पीछे के रीजंस हम जान सकें, उस डेटा को किसी और डेटा से कंपेयर कर सकें, तभी वो डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। अब अगर हम काउ वाला एग्जाम्पल लें तो क्या ये कोई ऐसा डेटा है जो बड़ी मुश्किल से कलेक्ट होगा या फिर एक स्पेसिफिक जगह से ही कलेक्ट होगा? नहीं, ये बच्चा जानता है। अब 4 साल के बच्चे को भी पूछोगे वो भी बता देगा कि भाई एक गाय के 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 4 पैर होते हैं। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। इसके पीछे का आप रीज़न नहीं जान सकते हो कि क्यों होते हैं, इससे आप कुछ चीज़ें इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो कि अच्छा ये अगर इसके 2 आँखें तो ये कर सकती है, 4 पैर हैं तो ये नहीं कर सकती है। ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम दूसरा वाला अपना एग्जाम्पल लें कि इंडिया और नेपाल की हमने जो 18+ गर्ल्स थी उनकी हाइट को कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा इंडिया में 5 feet है और नेपाल में 6 feet है, हम दोनों की कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम रीजंस जान सकते हैं कि अच्छा इंडिया में अगर 5 feet है तो ऐसा क्यों है, मतलब इंडिया में जो 18+ गर्ल्स हैं उनकी हाइट कम क्यों है, या फिर नेपाल में जो 18+ गर्ल्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा क्यों है। ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हाइट कम हो रही है या इधर हाइट बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों से हम बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, और इस डेटा को कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है आपने कहीं से भी जाके रिकॉर्ड ले लिया, इतनी सारी लड़कियां होती हैं 18+, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी भी डेटा में इन्वॉल्व हैं तो वो क्या कहलाएगा, वही डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये काउ वाला एग्जाम्पल आपका स्टैटिस्टिक्स में नहीं चलेगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, जैसे कि एक स्टेटमेंट है पहला कि राम हैज़ 500 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। राम हैज़ 500 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। या फिर दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो क्या है 138 करोड़ है। अब देखो मैंने दोनों में ही सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लिया है। राम की पॉकेट में 500 रुपये हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है। तो अगर राम की पॉकेट में 500 रुपये हैं तो हम इसके पीछे का रीज़न नहीं बता सकते क्यों है। वो चोरी करके लाया, उसने पापा की पैंट में से चुराए, उसको पड़े मिल गए, या फिर उसने कहाँ से कमाए, हम नहीं बता सकते। ठीक है, हम उसका डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, हम उससे कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि अच्छा उसके पास 500 रुपये हैं तो वो ये करेगा, ये नहीं करेगा, वो अपना नोट फाड़ देगा 500 का। हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम देखें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज़ करेंटली 138 करोड़, तो हम इससे ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि अच्छा आगे जाके अभी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फास्ट पेस से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे खासी स्पीड से ग्रो कर रही है, तो आगे जाके ये जो फर्स्ट नंबर पे जो हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है कौन सी है, चाइना, उसको ना क्रॉस कर देगी कुछ ही टाइम में। चाइना की कितनी है 140 करोड़ और इंडिया की 138 करोड़ हो गई है, तो कुछ ही टाइम में उसको क्रॉस कर देगी। हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका हमने डेटा भी बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया होगा। ऑब्वियस है पूरी दुनिया पूरी
देश का पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना इज़ सच अ हार्ड टास्क, तो ये भी हमको बहुत टाइम लगा। इसमें हम इसके पीछे के रीज़न्स जान सकते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है कि इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम इससे निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन का जो डेटा है उसमें भी हम अलग अलग क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। अच्छा, विमेन पॉपुलेशन इतनी है, मेल पॉपुलेशन इतनी है, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन इतनी है, 18+ इतने हैं, 18 के नीचे इतने हैं, तो 60+ इतने हैं, 60 के नीचे इतने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो इंडिया वाला एग्जाम्पल है वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। और वो जो राम की पॉकेट में 500 रुपये थे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक डेटा है, एक क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डेटा में और स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क होता है, राइट। तो इस सब चीज़ों से आप देखो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। क्या कंक्लूजन है वो कंक्लूजन मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। कंक्लूजन ये है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स इज़ डेटा, ठीक है। सारी जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो डेटा है, बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसे आपने समझ के रखना है। क्या है कि जितना भी आपका डेटा होता है वो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। सारा डेटा आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता, पर जितना भी स्टैटिस्टिक्स है वो डेटा ज़रूर होगा, तभी तो वो स्टैटिस्टिक्स है ना, तभी तो हमने उसको स्टैटिस्टिक्स बोला। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। और आप एग्जाम्पल लर्न कर लो, गाय वाला और वो इंडिया की पॉपुलेशन वाला, कि गाय भी डेटा है, गाय वाला एग्जाम्पल भी डेटा है और इंडिया की पॉपुलेशन वाला एग्जाम्पल भी डेटा है, सब डेटा है, ठीक है। पर दोनों में से स्टैटिस्टिक्स कौन सा है, इंडिया की पॉपुलेशन। तो जितना भी डेटा है वो स्टैटिस्टिक्स सारा नहीं कहलाएगा। गाय वाला जो एग्जाम्पल है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर जितना भी स्टैटिस्टिक्स है वो आपका डेटा ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब देखो इसकी ना कुछ दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो दो इकोनॉमिस्ट ने दी हैं, ठीक है, बड़े अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट ने दी है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपके मतलब आपको ऐसी डेफिनेशंस गिवन हैं आपके सिलेबस में या बुक में कि जो किसी एक स्पेसिफिक इकोनॉमिस्ट ने दी हैं, तो उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ वो आपको लर्न भी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने आंसर में अच्छे से लिख सको। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो पहली डेफिनेशन क्या है आपकी, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देखो न्यूमेरिकल डेटा, ये तो सबको पता है, ठीक है। किस तरह का डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में। कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, मतलब वो डिपार्टमेंट जिसपे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है। ये आपकी पहली डेफिनेशन हो गई। और ये किसने दी है, ये दी है आपको, ये वाली डेफिनेशन गिवन है बाय बोले, ठीक है, बोले। ये एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ये एक प्रोफेसर थे, तो इन्होंने ये वाली डेफिनेशन दी है। क्या है डेफिनेशन, क्या कहती है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डेटा। डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, हमने हर बार बोला है कि समझो वर्ड बाय वर्ड, वो अपने आप दिमाग में रहने लगेगी। क्या है, ये एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, सबको पता है न्यूमेरिकल डेटा है। हमने अभी पढ़ा इंडिया वाला एग्जाम्पल, इंडिया और नेपाल में जो वो लड़कियों की हाइट है वो वाला एग्जाम्पल, तो न्यूमेरिकल डेटा है किसका, ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है। इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप किसी की हाइट लो, किसी का वेट लो, किसी की पॉपुलेशन लो, किसी की बर्थ रेट, किसी की डेथ रेट, किसी के सब्जेक्ट के मार्क्स, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी हो सकता है। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब हम जो भी डेटा ले रहे हैं उस, जैसे हमने इंडिया और नेपाल की हाइट का एग्जाम्पल लिया था, तो हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, उन दोनों का रिलेशन है, हाइट है उनमें कॉमन दोनों में। पर अगर मैं कहूँ इंडिया की हाइट का वो ले लें हम डेटा और नेपाल के 18+ लड़कियों का वेट का डेटा ले लें, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी बहन से अपनी हाइट कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा मेरी बहन मुझसे 2 फीट लंबी है, 2 फीट लंबी है,
पर आप ये नहीं कह सकते हो कि अच्छा मेरी तो हाइट 5 फीट है और तेरा जो वज़न है वो 40 किलो है, क्या इन दोनों चीज़ों का कोई कंपैरिजन है? नहीं। तो जो भी आप कंपेयर कर रहे हो, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या होना चाहिए, उनमें कोई रिलेशन होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए उन सब लोगों में, मतलब उन सारे डेटा में एक कोई ना कोई एस्पेक्ट आपका कॉमन होना चाहिए, कॉमन चीज़ होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो स्टैटिस्टिक्स होगा, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक न्यूमेरिकल डेटा है ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन quantitative data affected to a marked extent by मल्टीपल कॉजेज़। ठीक है, मल्टीपल कॉजेज़, ये आपकी डेफिनेशन किसने दी है? ये वाली आपकी डेफिनेशन दी है यूले एंड कैंडल ने। ठीक है, यूले एंड कैंडल ने। अब देखो ये वाली डेफिनेशन क्या कहती है वो हम सबसे पहले समझते हैं। इस वाली डेफिनेशन का क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स से हम क्या समझते हैं? वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा है अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीपल कॉजेज़। मल्टीपल कॉजेज़ मतलब वो डेटा जो कि किसी मतलब एक कॉज से अफेक्ट ना हो, बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ से अफेक्ट हो। अब आप देखो, अगर मैंने इंडिया वाला जो एग्जांपल दिया था पॉपुलेशन का, इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है करेंट वो 138 करोड़ है अराउंड, तो उसके वो जिस चीज़ से अफेक्ट होगी तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ होंगे, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिनसे वो अफेक्ट होगी। ठीक है, या फिर आप एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जब हमने डिमांड पढ़ा था, थियरी ऑफ डिमांड, तो हमने क्या पढ़ा था, उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो क्या डिमांड सिर्फ एक ही फैक्टर से अफेक्ट होती है? नहीं, उसके कितने सारे फैक्टर्स थे। कौन कौन से फैक्टर्स? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा जो डिमांड का डेटा होता है, डिमांड का जो स्केड्यूल होता है वो अफेक्ट होता है ना। तो इसी तरह जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। वो अगर किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहा है तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, मल्टीपल कॉजेज़ हैं। और ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? यूले एंड कैंडल ने। ठीक है, यूले एंड कैंडल ने। अब हम मूव करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पर किसमें? इन प्लूरल सेंस, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्लूरल सेंस पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, हम ये सिर्फ अभी प्लूरल सेंस पढ़ रहे हैं। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इन सब के ना नेम्स लर्न कर लो। सबसे पहला आपका क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबके नेम्स लर्न करना है, जिससे कि मैं एक एक करके समझाती जाऊँगी। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सेकेंड वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। थर्ड आपका है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, राइट। फोर्थ है आपका रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये अभी तक आपके कितने हो गए? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं। ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं। अब आपका क्या कहते हैं, 6th कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। यहाँ पे लिखते जाते हैं प्री डिटर्मिन्ड पर्पस, राइट।
7th आपका कैरेक्टरिस्टिक है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, और ये आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर। अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सबके नेम्स लर्न कर लो। नेम्स लर्न कर लिए तो आपको अंदर का जो इनका मतलब मैटर है, जो आपको समझना है कि इनका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, और फिर नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। थर्ड क्या है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, रीजनेबल एक्यूरेसी, placed in relation to each other. Next is predetermined purpose, enumerated or estimated, and last one is collected in a systematic manner. सबसे पहले हम समझते हैं, देखो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स आपको समझ आ रहा है, कोई भी मतलब ऐसा डेटा जो फैक्ट्स का एग्रीगेट हो, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हों, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कंसिडर करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। इसका एग्जांपल आप देखो क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूँ कि मेरे ना स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्या ये एग्रीगेट है फैक्ट्स का? नहीं, मैंने बस आपको सिंपल एक स्टेटमेंट बोल दिया कि इसमें तो ना मेरे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप इस डेटा का कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब आप इसको प्रॉपर एनालाइज नहीं कर सकते हो, प्रॉपरली आप इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, तो इस डेटा को कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। पर यहीं अगर मैं बोलूँ कि मेरे कॉलेज में जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो हैं 400, जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो हैं 300, और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो भी 300 हैं। ठीक है, ऐसे टोटल हमारे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये वाला डेटा ये एक्चुअल में सेंस बनाता है। हम तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं, उनके हम उनका जो बैकग्राउंड है वो देख सकते हैं। उन तीनों जो स्ट्रीम के बच्चे हैं, किसने आर्ट्स चूज़ करा, किसने साइंस चूज़ करा, किसने कॉमर्स चूज़ करा, हम ऐसे ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। और क्यों चूज़ करा उसने, एक पर्टिकुलर बच्चे ने आर्ट्स चूज़ किया है तो क्यों किया, हम ये भी देख सकते हैं। इनके पीछे के कॉजेज़ जान सकते हैं, रीजंस जान सकते हैं। तो ये वाला जो डेटा है ये क्या है, फैक्ट्स का एग्रीगेट है, इसमें फैक्ट्स का कलेक्शन है। कौन कौन से फैक्ट्स हैं कि 300 आर्ट्स के हैं, 300 कॉमर्स के हैं, 400 साइंस के हैं। इस तरीके से टोटल 1000 बच्चे हैं, और ये क्या है, प्रॉपर एक सटल एग्जाम्पल है ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसमें हम फैक्ट्स को एग्रीगेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, वो हमेशा एक एग्रीगेट होता है, कलेक्शन होता है फैक्ट्स का। राइट, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जो भी कोई डेटा होता है उसको हमको हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना होता है, न्यूमेरिकली एक तरह से आप ये समझ सकते हो, आपको जो डेटा बताना है, जो डेटा आपका स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा वो हमेशा क्वांटिटेटिव होगा इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव। इसमें भी देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है क्वांटिटेटिव डेटा, यहाँ भी हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल डेटा, इन दोनों का मतलब सेम है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव मतलब जो कोई क्वालिटी बताता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो कोई नंबर बताता है। अगर मैं कहूँ कि मेरी हाइट 5 फीट है तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। यहीं मैं कहूँ कि मेरी हाइट मेरी दीदी से कम है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। और मैं कहूँ 5 फीट है तो ये क्वांटिटेटिव है, मैं मेजर कर सकती हूँ, कोई भी नाप सकता है कि 5 फीट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरी हाइट मेरी दीदी से 2 फीट कम है, 2 फीट कम है, तो कोई नहीं नाप सकता, ना मेरी दीदी की हाइट नाप सकता है, ना कोई मेरी हाइट बता सकता है। राइट, वो क्या होगा, एक क्वालिटेटिव, मैंने क्वालिटी बता दी कि मेरी हाइट 2 फीट कम है। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूँ कि कोई भी XYZ खिलाड़ी है आपका, जैसे विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, ज़्यादा रन बनाए हैं, या फिर ज़्यादा रन बनाए हैं, तो क्या होगा, ये क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। यहीं अगर मैं बोलूँ कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर से 100 रन ज़्यादा बनाए हैं, 100 रन ज़्यादा बनाए हैं, या फिर विराट कोहली ने 500 बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर ने 400 बनाए हैं, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। न्यूमेरिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड डेटा होगा। पर अगर मैं बोलूँ कि वो जो पहला वाला एग्जाम्पल था, हमने देखा था कि एक गाय के 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 4 पैर हैं, तो ये भी न्यूमेरिकल है, पर वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों वो डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। यही वाली डेफिनेशन जो जस्ट अभी हमने पढ़ी कि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ना आपका, वो एक कॉज से अफेक्ट नहीं होता, उसके पीछे जो उसको अफेक्ट करें बहुत सारे कॉजेज होते हैं। वही डिमांड वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया कि डिमांड हमारी एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती है, सिर्फ प्राइस कम होने से डिमांड नहीं बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, उसकी जो कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों से हमारी डिमांड अफेक्ट होती है। तो इसीलिए कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आपका है तो वो किस किस से अफेक्ट होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस से, मल्टीपल कॉजेस से। नेक्स्ट है आपका रीजनेबल एक्यूरेसी। अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करके उस पर वर्क कर रहे हो, अगर उस पर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो, तो आपके उस डेटा में ना एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े फील्ड का अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपका डेटा उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है। अगर आप यहीं छोटे फील्ड पर वर्क कर रहे हो तो आपका डेटा जो है वो डेफिनेटली एक्यूरेट हो सकता है। कैसे? इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन में आपको मेजर करने को बोल दूँ, आपको नहीं पता, तो फिर भी कहीं से भी आप ढूंढ के ले आओगे, ढूंढ के ला सकते हो। तो आपने एक मतलब थोड़ा सा एक्यूरेट डेटा नहीं बताया, ऐसे गोल मोल करके बता दिया कि अच्छा 138 करोड़ हैं। या फिर आप अपनी लोकेलिटी का भी देखो, लोकेलिटी में अगर मैं आपको बता दूँ तो फिर भी आप थोड़ा सा ना गोल मोल एक राउंड फिगर बता सकते हो कि ठीक है 500 लोग रहते हैं। यही मैं अगर आपसे पूछूँ आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप एग्जैक्ट एक फिगर बता दोगे, एक्यूरेट फिगर बता दोगे। क्यों? क्योंकि जिस फील्ड पर आपने वर्क किया वो छोटा है, आपको सिर्फ अपने घर में बताना है। अगर आपको लोकेलिटी में बताना है, आपका जो फील्ड है वर्क करने का वो बड़ा है, तो आप उतना एक्यूरेट फिगर नहीं दे सकते हो। तो रीजनेबल एक्यूरेसी होना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर मतलब, इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, अगर वो 2-3 चीज़ों का डेटा है, 2-3 लोगों का डेटा है, तो उन सब में भी ना कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि राम की हाइट है 6 फीट और मोहन का वेट है 40 किलो, और अगर श्याम का जो एज है वो है 50 ईयर्स, तो इन तीनों चीज़ों में से आप कुछ कॉमन चीज़ निकल के आ रही है? नहीं। आप इन तीनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा राम की जो हाइट है वो 6 फीट है और जो श्याम है उसका एज 50 साल है, तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन है? नहीं। ये दोनों चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों में कुछ कॉमन नहीं है, ना हाइट में, ना वेट में, ना एज में। तो एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जब हमने इंडिया और नेपाल वाला एग्जाम्पल लिया था, उन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर था कि दोनों की हम एवरेज हाइट देख रहे थे 18+ गर्ल्स की, राइट। 18+ गर्ल्स की एवरेज हाइट हम देख रहे थे। तो एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए तीनों में, या जो भी मतलब आपके फैक्टर्स हैं उनमें रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। प्री डिटर्मिन्ड पर्पस क्या होता है? प्री डिटर्मिन्ड पर्पस में आप समझ सकते हो कि अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा आपने कलेक्ट किया है, अगर आप उस पर वर्क कर रहे हो तो आपका पर्पस होना चाहिए कोई, मतलब आपका कोई गोल होना चाहिए कि अच्छा हम इसीलिए ये काम करें, इसीलिए हमने डेटा कलेक्ट किया है। अब जो जनगणना होती है पूरे इंडिया की, जो सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंट होता है, वो क्यों करते हैं? जिससे कि हम लोग अंदाज़ा लगा सकें, उस पर उस फील्ड में वर्क कर सकें कि पॉपुलेशन कितनी ग्रो कर रही है, और हम और आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि अच्छा इतने टाइम में ना ये चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर देगी, इतने इसमें विमेन पॉपुलेशन है, इसमें इतनी मेल पॉपुलेशन है, इतनी वर्किंग वुमेन है, इतनी नॉन वर्किंग वुमेन है, इतनी इसकी डेथ रेट है, इतनी बर्थ रेट है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं इंडिया का, तो उसके पीछे बहुत सारे गोल्स होते हैं, राइट, कि इतने गरीब लोग हैं, इतने रिच लोग हैं, अच्छा इन लोगों के लिए ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी, फिर इन लोगों के लिए ये करना पड़ेगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। कोई भी चीज़ करते हो आपके पास पर्पस होता है। अब आप यहाँ पर क्यों छोड़े हुए हो, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको पढ़ना है, ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, आपका एग्जाम है या जो भी है, ठीक है। तो आपके पास हर चीज़ के लिए कोई पर्पस होता है। तो जब आप स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, किसी फील्ड में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उसका भी पर्पस होगा। नेक्स्ट इज एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। अब देखो एन्यूमरेट करना और एस्टिमेट करने में क्या फ़र्क है।
एस्टिमेट होता है, आप जैसे एस्टिमेट बता देते हो, अच्छा अंदाज़ा लगा दिया, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा शादी में कितना खर्चा होगा, एक एस्टिमेट बता दिया, ठीक है 15-20 लाख का खर्चा हो जाएगा। अब वो 15-20 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 16 लाख आता है, 16.5 लाख आता है, 16,70,000 आता है, 17 लाख, ऐसे बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, बहुत सारे नंबर आते हैं। तो ये क्या है, एक एस्टिमेट है। और इसी जगह एन्यूमरेट करना क्या होता है, एक फिक्स्ड आपका डिजिट बताना, फिक्स्ड कि अच्छा शादी जब हो गई तो आपने पूरी लिस्ट बनाई एक एक चीज़ का कि क्या क्या खर्चा हुआ, तो आपने एन्यूमरेशन किया उसका, और एन्यूमरेशन के बाद क्या आया, जो रिज़ल्ट आया वो आया 18,90,536, इतने रुपए का खर्चा हो गया। तो ये है एन्यूमरेशन। और एस्टिमेशन क्या था, हम पहले बता रहे थे कि 15-20 लाख के बीच में खर्चा हो सकता है। तो ये चीज़ें कब कैसे होती हैं, कब हम एस्टिमेट करते हैं, कब हम एन्यूमरेट करते हैं। देखो ये बहुत ही ईजी है। अगर आपका जो फील्ड ऑफ वर्क है वो ज़्यादा बड़ा है तो ऑफकोर्स आप एस्टिमेट करोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इंडिया की पॉपुलेशन बताओ तो आप एस्टिमेट बता दोगे 138 करोड़ है। अब वो एग्जैक्ट 138 करोड़ नहीं होगी, एग्जैक्ट 138 करोड़ नहीं होगी, उससे वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसके आगे और ज़्यादा लैक्स थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। यहीं अगर मैं पूछूँ कि आपके अपार्टमेंट में कितने लोग होते हैं तो आप एन्यूमरेट कर लोगे। एन्यूमरेट मतलब गिनना, गिनती करना, ठीक है। तो आप गिनती करके बता सकते हो अच्छा 500 लोग रहते हैं, 500 लोग, 500 नंबर तो ऐसा है कि कोई भी काउंट कर सकता है, काउंटेबल है। तो इसीलिए एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन हम कब करते हैं, एस्टिमेशन जब हमारा जो फील्ड ऑफ वर्क है, एरिया है जो वर्क करने का वो वास्ट है, बहुत ज़्यादा वाइड है, जो हमारा पॉपुलेशन साइज़ है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर जो पॉपुलेशन साइज़ है वो कम है, सिर्फ अपार्टमेंट के लोगों की गिनती करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एन्यूमरेशन करते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर मतलब अगर जैसे आपका कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, अगर आपने उठाया डेटा ऐसे ही ला के रख दिया, तो क्या आप उससे कुछ भी कंक्लूड कर सकते हो, कोई भी कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, कुछ भी एनालाइज कर सकते हो? नहीं, जब तक कि वो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली कलेक्टेड ना हो, उसके बाद आप उसको क्लासीफाई ना करो, उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज ना करो, तो आप कुछ भी एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट एनालाइज नहीं कर सकते हो, एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते हो, आप प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी जो हमारा डेटा होता है उसको हमको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है और हमें सिस्टमैटिकली कलेक्ट करना पड़ेगा एकदम मतलब अच्छे से। जैसे जब अगर ये इंडिया की पॉपुलेशन वाला एग्जांपल लो, तो जब हम सेंसस होता है, पॉपुलेशन की जब काउंटिंग होती है, तो वो प्रॉपर एकदम एनालाइज करते हैं, प्रॉपर कलेक्शन करते हैं। कैसे कि अच्छा विमेन जो हैं उनका डेटा अलग होता है, मेन का अलग है, चिल्ड्रन का अलग है, 60+ का इतना है, 50+ का इतना है, 18 के नीचे इतना है, तो वो पूरा एक अच्छे से कलेक्शन करते हैं सिस्टमैटिकली, राइट। तो अगर आप सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हो तो ही आप उस स्टैटिस्टिकल डेटा को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर जैसे आपको टीचर नोट्स लिखवाते हैं, ठीक है, टीचर नोट्स लिखवाते होंगे, तो जब आपको वो नोट्स लिखवाते हैं तो वो क्या आपको कहीं से भी बीच से पढ़ा देते हैं, मतलब किताब खोली, पहले 7वां चैप्टर खुल गया वही पढ़ा दिया, पहले आपको फिर दूसरे नंबर पे 3रा चैप्टर खुल गया वो पढ़ा दिया, ऐसा करते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। जब आपको फर्स्ट चैप्टर समझ आएगा उसके बाद ही सेकेंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे कर करके आएगा, तो सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली ही करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए जब भी कोई स्टैटिस्टिकल डेटा की हम स्टडी करते हैं या फिर किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमें सिस्टमैटिक मैनर में करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ख़त्म होते हैं क्या, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ये आपका प्लूरल सेंस ही चल रहा है अभी, ठीक है। आपका ये क्या कहते हैं, सिंगुलर वाला सिंगुलर वाला स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सिंगुलर वाला सेंस देखो हम कल कवर करेंगे, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हमने क्या समझा आज कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसकी 2-3 डेफिनेशंस, और डेटा और स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या फ़र्क है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेन फीचर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा के क्या होते हैं। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो गई हूँ, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हैंड रिटन नोट से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है ना। तो आज के लिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।